हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का जो भी हमारा सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द यूनिट को समाप्त कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। और यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। यानी यहाँ पे हमको फ्लोटेशन के बारे में समझना है, इसके बारे में पढ़ना है, जानना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर। उसके बाद प्रेशर इन फ्लूइड, फ्लोटिंग प्रिंसिपल एंड बायंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो हमको ये 2 से 3 टॉपिक है यहाँ पे छोटे छोटे से, इसको डिस्कस करना है फ्रेंड्स। ये हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो इजीली हो जाएगा, आप बस ध्यान से देखते जाइए। हिंदी वाले जो हैं वो बिल्कुल भी ना घबराएं, यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है नोट्स को रखा है। लास्ट में जो है वो हिंदी भी मैंने डाल रखी है, तो आप इसके लिए टेंशन मत लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है थ्रस्ट के बारे में, यानी थ्रस्ट क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थ्रस्ट, यानी व्हाट इज थ्रस्ट। जब हम थ्रस्ट को समझ जाएंगे तो हमको ये प्रेशर भी समझ में आ जाएगा, प्रेशर क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारा थ्रस्ट है ये कुछ और नहीं है, ये एक फोर्स है। क्या है? थ्रस्ट हमारा एक टाइप का फोर्स ही है, मतलब थ्रस्ट को हम फोर्स बोल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फोर्स तो है लेकिन कैसा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है। अब ये नॉर्मल फोर्स कहाँ से आ गया? ये क्या है? मतलब ये नॉर्मल कौन सा फोर्स है? तो फ्रेंड्स, नॉर्मल मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि नॉर्मल मीन सामान्य। यहाँ पे नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। यानी जैसे देखिए, मान लीजिए ये जमीन है, हम इस पे खड़े हैं तो हम ऐसे सीधे ऐसे ही खड़े रहेंगे ना, ऐसे खड़े रहेंगे यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हम जमीन पे खड़े हैं तो हमारा जो पैर है यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, यहाँ से, यानी परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? 90 डिग्री। जब भी कोई भी प्रेशर 90 डिग्री पे लगेगा तो उसी को हम क्या बोल देंगे? थ्रस्ट बोल देंगे। यानी थ्रस्ट कैसा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है। जब भी मतलब कहीं भी आप फोर्स लगाइए और वो परपेंडिकुलर लगेगा तो उसी को हम नॉर्मल फोर्स बोल देंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से। तो यहाँ पे क्या ये मतलब इसमें से कौन सा थ्रस्ट है? अब आप क्या बोलेंगे? तो देखिए, ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं है। ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी 90 डिग्री पे नहीं है। लेकिन ये हमारा 90 डिग्री पे है, तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा? थ्रस्ट हो जाएगा। यानी थ्रस्ट क्या है? नॉर्मल फोर्स, किसी भी जगह पे वो लगे लेकिन वो परपेंडिकुलर लगना चाहिए, उसी को हम नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। देखिए मान लीजिए ये कोई दीवार है, यहाँ पे आप ऐसे फोर्स लगाइए तो भी ये परपेंडिकुलर लग रहा, यानी ये भी नॉर्मल फोर्स है। अगर ये देखिए, अगर कोई सरफेस इस तरह से है और आप अब अगर जैसे इस पे इस तरह से फोर्स लगाएंगे, ये तो 90 डिग्री बनेगा नहीं, तो हमको तो 90 डिग्री पे फोर्स लगाना है तभी वो थ्रस्ट होगा। तो इस तरह से है, उसके बाद ऐसे, यानी अब यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा थ्रस्ट होगा। अगर सरफेस इस तरह से है तो फोर्स को इस तरह से लगाइए तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पे हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा? थ्रस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप बस इतना याद रखना, थ्रस्ट क्या है? ऐसा फोर्स जो कि परपेंडिकुलर लगे, यानी नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स ही थ्रस्ट है। तो अब देखिए प्रेशर क्या है हमारा, तो थ्रस्ट से ही हम प्रेशर को समझेंगे। फ्रेंड्स, ये तो हम देख लें, थ्रस्ट जो है हमारा वो परपेंडिकुलर फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। लेकिन प्रेशर क्या है? थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पे कितना थ्रस्ट लगेगा वो हो जाएगा हमारा प्रेशर। तो इसी को हम इस तरह से लिख देते हैं, प्रेशर इक्वल टू एफ बाई ए। अब यहाँ पे एफ हमने क्यों लिखा, टी क्यों नहीं लिखा? तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक टाइप का फोर्स ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे एफ अपान ए लिखते हैं, यानी फोर्स अपान ए लिख देते हैं, फोर्स अपान एरिया डायरेक्टली। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, ये जो हमारा प्रेशर हो गया वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो मैंने आपको बताया है, अगर आपको कहीं भी कोई सा भी फार्मूला इस तरह से दिखता है तो जो ऊपर होगा उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो नीचे होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली मीन्स उल्टा। तो देखिए, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब उल्टा रिलेशन। अगर तू बढ़ेगा मैं घटूंगा, अगर तू घटेगा मैं बढ़ूंगा, इस तरह से। लेकिन फोर्स और प्रेशर में कैसा यहाँ पे रिलेशन है? तो अगर वो बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसको आप ध्यान रखना यहाँ पे, इससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी सॉल्व होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्रेशर को और एक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? पेनिट्रेटिंग पावर, यानी किसी भी
चीज को पेनिट्रेट करने की पावर। अब जैसे मान लीजिए कोई एक दीवार है, वहां पे आपको एक कील जो है वहां पे एक कील ठोकना है, तो क्या होगा, अगर वो कील अंदर तक जितना हम घुसा पाएंगे वही तो होगा कि हाँ ये मतलब पेनिट्रेट करना, उसको वहां पे उसको धंसा देना, यानी पेनिट्रेट कर देना। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, प्रेशर बोल देंगे। अब देखिए इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जो हमारा फोर्स होता है। अब फोर्स तो हमेशा ही फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। एरिया क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम जैसे फॉर्मूले में पढ़ते हैं ना, लेंथ टू ब्रेथ, इस तरह से, तो वहीं से हमारा लेंथ भी मीटर, ब्रेथ भी मीटर, तो दोनों मिलकर मीटर 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 स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका एसआई यूनिट है, या फिर इसी को हम सिंपली क्या बोल देते हैं, पास्कल। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना, जो प्रेशर होता है उसकी एसआई यूनिट या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो आप यूनिट रटने के बजाय अगर आप फार्मूला याद रखेंगे तो आप इजीली निकाल लेंगे। फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो जैसे फोर्स अपान एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन, एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, इसी को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस तरह से लिख देते हैं, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे। तो है ना जी। तो अभी मैं इसको आपको हिंदी में पढ़ के भी बता दूंगी, अच्छे से बता दूंगी, इसके लिए आप घबराएं नहीं, एक बार बस ध्यान से सुनिए अभी। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप ये जो अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने कोई सा भी आता है तो आप वहां समझ जाना, एरिया और प्रेशर का ही गेम रहेगा सारा। देखिए व्हाई स्कूल बैग है वाइड स्ट्रिप, जो हमारे स्कूल के बैग होते हैं उसमें मतलब चौड़ी चौड़ी पट्टियां क्यों लगाई जाती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए आप बस ये फॉर्मूला याद रखिए, और ये याद रखिए कि यहाँ पे ये इनमें रिलेशन कैसा है। मतलब जैसे प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, वाई स्कूल बैग है वाइड स्ट्रिप, वाइड स्ट्रिप, यहाँ पे वाइड स्ट्रिप क्यों रखता है स्कूल बैग। तो यहाँ पे देखिए आप ये समझिए, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। यानी जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे जब वो बैग को अपने टांगते हैं कंधे पे, तो अगर उसका एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा यानी फोर्स भी कम लगेगा। तो इसीलिए जो हमारा स्कूल बैग होता है उसकी उसकी स्ट्रिप जो होती है, उसकी जो पट्टी होती है उसको वाइड बनाया जाता है, यानी चौड़ा बनाया जाता है। अब देखिए सेकंड हमारा, शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट नाइफ, मतलब एक ऐसा चाकू जो कि कैसा है, शार्प है, वहाँ मतलब वो शार्प है, लेकिन एक ऐसा चाकू है जो कि ब्लंट है, ऐसे मोटा सा है। अरे दोनों सेम सेम लग रहा, रुकी। जैसे मान लीजिए एक चाकू है और एक चाकू इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका जो ये धार जिसको बोलते हैं काटने वाला, ये क्या है, ब्लंट है, तो ये अच्छे से काट सकेगा ये। तो यहाँ पे बोल रहा है शार्प नाइफ कट्स बेटर, ये वाला अच्छे से कटता है। अब देखिए यहाँ पे क्या, इसकी एरिया क्या है, कम है, एरिया इसका क्या है, कम है, इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स अगर एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम लगेगा, अगर प्रेशर कम लगेगा तो फोर्स भी कम लगेगा, जब फोर्स कम लगेगा तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमने ये भी देखा ना, पेनिट्रेटिंग पावर, यानी वो जैसे मान लीजिए हम आलू काट रहे हैं और मोटा सा चाकू है तो उसे काटेंगे, कटेगा ही नहीं, वहाँ पे प्रेशर ही नहीं लगेगा, यानी फोर्स ही नहीं लगेगा, यानी वो उसमें हम पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे उसको। तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्लंट वाला है नाइफ ये नहीं काट सकता है क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। तो आप इस तरह से ध्यान देना, मतलब आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख देंगे, उसके बाद ऑप्शन में इसी तरह से देंगे, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है प्रेशर कम है, एरिया भी ज़्यादा है प्रेशर भी ज़्यादा है, एरिया भी कम है प्रेशर भी कम है, प्रेशर ज़्यादा है एरिया कम है, इस तरह से हमको ढूंढना पड़ेगा। तो आप समझ जाना यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा टिप ऑफ नीडल, जो नीडल की टिप होती है, जो नीडल की टिप होती है वो बोला जा रहा है यहाँ पे वो क्या है, शार्प क्यों होती है बट बेस वाइड, यहाँ पे जो उसका बेस होता है, मैंने नीडल सही से नहीं बनाया, रुकिए, जैसे इस तरह से होता है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कुछ इस तरह से होती है हमारी नीडल, इस तरह से। तो जो नीडल होती है उसका ये जो टिप होता है, ये हो गया टिप, ये शार्प क्यों है, मतलब ये इतना पतला सा क्यों है, और ये जो इसका ये यहाँ पे होता है ये बेस वाला, ये वाइड क्यों होता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा। अब देखिए इसका एरिया क्या है, कम है, इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। अगर मान लीजिए कभी आप इस साइड से जो है, इस साइड से दबाइए और इधर से जो है उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करिए, तो ये नीडल क्या है, आपके उंगली में ही चुभ जाएगी।
तो यहाँ पे क्या करना हमको, हमारे उंगली पे कम प्रेशर लगे, कम फोर्स लगे। तो यहाँ से हम उंगली से दबाते हैं तो यहाँ पे हमारा कम फोर्स लगेगा क्योंकि ये वाइड एरिया है। लेकिन यहाँ से हमको पेनिट्रेट करना होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अगर शार्प रहेगा तो ईजिली पेनिट्रेट कर जाएगा क्योंकि एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा। तो फ्रेंड्स इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक और जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर एक व्यक्ति जो है वो लेटा है, एक व्यक्ति क्या है लेटा है, एक जो है खड़ा है। जैसे मान लीजिए एक इस तरह से एक जो है वो क्या है खड़ा है, लेकिन एक व्यक्ति क्या है वो लेटा है। तो यहाँ पे पूछेंगे कि किसका एरिया ज़्यादा है या फिर कौन ज़्यादा प्रेशर लगा रहा, कुछ भी पूछे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ज़मीन पे ऐसे खड़ा है, ये ज़मीन पे ऐसे लेटा है, तो ये तो थोड़ी ही दूरी में खड़ा है, यानी इसका एरिया क्या है कम है। लेकिन इसका एरिया, ये तो इतना सारा एरिया ले लिया है, इसका एरिया क्या है ज़्यादा है। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। यानी जो लेटा रहेगा जो व्यक्ति, वो क्या करेगा, वो कम फोर्स लगाएगा, कम प्रेशर लगाएगा क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है वो क्या कर रहा, उसका एरिया कम है, यानी वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको मैं एक बार थोड़ा सा एनिमेशन दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा एक क्या है हथौड़ा है, ये हमारी कील है। यहाँ देखिए इसका जो बेस है वो क्या है थोड़ा चौड़ा सा है, लेकिन यहाँ देखिए कितना नुकीला सा है। ऐसा क्यों है, द सरफेस एरिया ऑफ नेल हेड, यहाँ पे पूछा जा रहा जो सरफेस एरिया है नेल के हेड ये हो जाएगा, वो तो वाइड है, यानी सरफेस एरिया क्या है ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ ये जो टिप वाला रीजन है वो क्या है, वहाँ पे वो कम है। अगर एरिया कम रहेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी और कील जो है वो आसान से उसमें इस ब्लॉक में पेनिट्रेट कर जाएगी, उसमें घुस सकती है। देखिए फोर्स अप्लाइड बाय द हैमर इज 200 न्यूटन, मतलब फोर्स जो भी लग रहा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या समझना है, इसका जो यहाँ एरिया है वो ज़्यादा है, यहाँ कम है। कम क्यों है, ताकि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगे और यहाँ पे कम फोर्स लगे। तो इस तरह से कील तो आप ऐसे भी दीवार में कभी देखे होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप इस साइड से रख के जो है पेनिट्रेट करने की कोशिश करें। कभी कभी हम करते भी हैं तो इधर से क्या होता है, वो जाता ही नहीं दीवार के अंदर में। अभी इस तरह से भी देख लीजिए, जैसे ये एक कील है, यहाँ इसका एरिया क्या है ज़्यादा है, यहाँ क्या है यहाँ कम है। तो यहाँ ये लार्जर सरफेस एरिया है, तो इसमें फोर्स क्या होगा, उंगली पे फोर्स क्या है कम लगेगा क्योंकि ये एरिया ज़्यादा है, तो इस पे फोर्स क्या है कम लगेगा। लेकिन ये दीवार है यहाँ स्मॉलर सरफेस। अब यहाँ पे सरफेस का मतलब फ्रेंड्स आप ये मत समझ लेना कि पूरा दीवार आप ऐसे ले लो, ऐसा नहीं हमको देखना। हमको बस ये देखना जहाँ पे फोर्स लग रहा उसका एरिया कितना है। अब जैसे ये उंगली से दबा रहा तो ये तो इतना ले रहा ना, लेकिन ये तो बस इतनी सी जगह ले रही, यानी कम एरिया पे। तो अगर इसका एरिया कम हो तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा और वो ईजिली उसमें पेनिट्रेट कर जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है एरिया, यहाँ पे क्या है एरिया कम है, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा लगेगा, हाई प्रेशर। लेकिन यहाँ पे एरिया क्या है ज़्यादा है, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर। तो इसको भी आप याद रखना। अब देख लीजिए यहाँ पर भी जो मैंने आपको बताया, अगर ये खड़ा है तो यहाँ पे इसकी एरिया बस इतनी सी है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो भी कंबल है, गद्दा है, जो भी है, वो देखिए अंदर तक घुस गया, ऐसे हो गया अंदर तक, मतलब यहाँ पे ये धंस गया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन अगर ये लेटा है तो जो गद्दा होता है वो अंदर तक नहीं घुसता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम जो है फोर्स लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर ये मतलब स्केटिंग नहीं लगाया तो इसका एरिया यहाँ पे क्या है कम है, इतनी सी एरिया है, तो फोर्स यहाँ पे क्या है, फोर्स ज़्यादा है, एरिया क्या है कम है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ जो ये लगा रखा है, स्नो शूज जो पहन रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एरिया इसका बढ़ा दिया। अगर एरिया बढ़ा दिया तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कम होगा। देखिए हमारा जो स्कूल बैग है, यहाँ भी देखिए ये जो पतली सी पट्टी है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे एरिया कम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे चौड़ी सी है, यानी एरिया ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमको देखना है।
अब देखिए यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड। तो फ्रेंड्स जब मैं यहाँ पे फ्लूइड टर्म यूज कर रही हूँ, फ्लूइड वर्ड यूज कर रही हूँ, तो आपके दिमाग में क्या रहा, फ्लूइड मतलब क्या, फ्लूइड क्या है, तो आपके दिमाग में आ रहा था फ्लूइड, फ्लूइड यानी पानी। लेकिन ऐसा नहीं है, फ्लूइड केवल पानी नहीं होता। मैंने आपको केमिस्ट्री में मैटर वाले चैप्टर में बताया है, जो हमारा फ्लूइड होता है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकता है ड्यू टू इंटरनल फोर्स, यानी उसमें हमारा क्या आता है, उसमें हमारी गैसेस भी आ सकती हैं, लिक्विड भी। और लिक्विड में ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे केवल पानी हो, गैसेस में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केवल ऑक्सीजन हो, ऐसा कुछ। तो गैसेस जितनी भी गैसेस होती हैं, रेडॉन है, ऑक्सीजन है, CO2, जितनी भी गैसेस होती हैं, उन सब पे ये जो है ये लागू होता है। जितनी भी हमारी लिक्विड है, लिक्विड में क्या होता है, हमारा तेल भी होता है, पानी भी होता है, ग्रीस भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी लिक्विड होती हैं, फ्लूइड होती हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लूइड, यहाँ पे हमको एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़नी है। इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, फ्लूइड हैज अ प्रॉपर्टी दैट इज एग्जर्ट इक्वल प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर, यानी पानी जो होता है जिस भी कंटेनर में भरा होगा, मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इसमें पानी जो है भरा है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इस कंटेनर पे हर तरफ फोर्स लगाती है। क्या करती है, ऊपर भी फोर्स लगाएगी, नीचे भी फोर्स लगाएगी, राइट साइड भी फोर्स लगाएगी, लेफ्ट साइड भी फोर्स लगाएगी। यानी पानी की एक प्रॉपर्टी होती है, जिस भी कंटेनर में रहेगी वो हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये व्यक्ति जो है, इसके ऊपर क्या हो रहा, हर एक डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा, फोर्स लग रहा। तो ये पानी की प्रॉपर्टी होती है कि पानी इस पे हर एक डायरेक्शन से क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। यहाँ पे हम पानी के मतलब यहाँ पे मैं पानी क्यों बोल रही हूँ, अभी तो मैंने कहा किसी भी फ्लूइड पे ये जो है वैलिड है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा फ्लूइड है, वाटर है, वाटर को हम इजीली देखते रहते हैं, यूज करते हैं, जल ही जीवन है। तो वाटर से हम इजीली इन चीज़ों को समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम वाटर का एक एग्जाम्पल लेंगे। लेकिन जब भी फ्लूइड का बात हो रहा है तो आप याद रखना, ये हर एक फ्लूइड पे ये बात जो है वो लागू होती है, तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमको बायंसी पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए आप जो है देखे होंगे कि एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें जब भी आप मग जो है उसको डुबाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि जैसे उसको मतलब कुछ ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे कोई मैजिक हो या कोई जादू हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे कोई फोर्स लगता है। क्या होता है, फोर्स लगता है। अब जैसे कभी आप तालाब में, नदी में तो नहीं, तालाब में अगर जैसे घुसेंगे तो आप आपको ऐसा फील हुआ होगा कि जैसे लग रहा मैं हल्का हल्का सा फील कर रहा हूँ, कोई मुझे ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो सच में वहाँ पे कुछ ना कुछ हमको ऐसा है जो कि हमको ऊपर की तरफ उठाता है। अब जैसे हम ऊपर से, जैसे मान लीजिए ये मग जो है ऊपर से पानी में फोर्स लगाएगा, तो ये ऊपर की तरफ क्यों तैर के आ जाता है। मतलब मग जो है जब हम उसको पानी में डुबाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमको कितना प्रेशर लगा के अंदर ले जाना पड़ा, ऐसा लगता है जैसे कोई नीचे से भी फोर्स लगा रहा। तो नीचे से हमारी जो वाटर होती है वही लगाती है फोर्स, जो कि इसके फोर्स को क्या करती है, कैंसिल कर देती है। यानी जो हम वहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, जो फोर्स लगाएंगे, नीचे से पानी फोर्स लगाएगी। तो इसीलिए जो है जब पानी फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ, तो इसलिए हम तैर के ऊपर की तरफ जैसे उठते हैं, जैसे हमको हल्का हल्का सा फील होता है, क्योंकि वो हमारे वेट को क्या कर रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ, तो इसके फोर्स को ये क्या करता है, बैलेंस करता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो अब यहाँ पे बायंसी, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, बायंसी। तो बायंसी क्या हो गया, टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एग्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स, यानी जो हमारी लिक्विड होती है, अब यहाँ पे चाहे वाटर हो चाहे गैसेस हो कुछ भी, उसमें जो टेंडेंसी होती है क्या करने की, ऊपर की तरफ में फोर्स एग्जर्ट करने की। और इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, अपथ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स। क्या नाम दे देते हैं, अपथ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स, इसी को भी हम बोल देते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, बायंसी। क्या बोल देते हैं, बायंसी। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हमारा लिक्विड था, ये कोई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा mg, और ये जो पानी है वो ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, एफ या अपथ्रस्ट, यानी जिसको हम बायंसी भी बोल देते हैं। अब काज आप बायंसी क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये जो इधर से पानी है इधर, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये बायंसी का रीजन क्या है, मतलब हम ऊपर की तरफ क्यों उठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज याद रखना आप, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, मतलब जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक, जैसे ये मान लीजिए एक टब है, टब तो इतना है नहीं कि उसमें हम नीचे नीचे जाते जाएं, लेकिन आप देखेंगे जैसे मान लीजिए तालाब है, उसमें आप जब जाएंगे तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ क्या है, नीचे से क्या लग रहा है P1, ऊपर से P2, तो हमारा जो P1 होगा ये बड़ा होगा,
तो F1 भी यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये नीचे की साइड से ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो हम तैर के क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो यही हमारा क्या होता है, बायंसी होता है या फिर अप थ्रस्ट फोर्स होता है। अपवर्ड फोर्स जो लगता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, अप थ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स। तो अब देखिए यहाँ पे, हमको डिस्कस करना है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यानी कोई भी चीज फ्लोट कैसे करती है, क्या पढ़ना हमको, फ्लोटेशन के नियम, यानी फ्लोट जो भी चीज करती है उसके पीछे क्या वजह है। तो यहाँ पे हमको उस वजह को ढूंढना है, उस रीजन को जानना है कि कोई भी चीज फ्लोट कब करती है और क्यों करती है। तो देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, एक जो है कोई सा भी कंटेनर है। अब जैसे इसमें कोई सा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये कब फ्लोट करेगा, कब सिंक करेगा, कब राइज करेगा, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ क्या लगाएगा, mg लगाएगा, और जो हमारा वाटर है वो ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, F अप थ्रस्ट यानी बायंट फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन ये हो सकती है कि हमारा जो F अप थ्रस्ट है यानी जो बायंट फोर्स है और जो mg है ये दोनों इक्वल फोर्स हों। क्या हो, ये दोनों क्या हों, इक्वल फोर्स हों। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। यहाँ पे आप इन कंडीशन को ध्यान रखते जाइएगा, अच्छे से समझते जाइएगा, क्वेश्चन जो है यहीं से बनेंगे। तो देखिए यह जो बाइंड फोर्स है और जो हमारा नीचे की तरफ ये mg लग रहा है, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक कंडीशन ये भी हो सकती है, जो हमारा बाइंड फोर्स है वो कम हो जाए mg से, यानी हमारा mg ज़्यादा हो जाए लेकिन बाइंड फोर्स कम लगे। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा यानी डूब जाएगा। सिंक मीन्स डूबना। अब आप यहाँ पे देखिए थर्ड केस, यहाँ पे दो ही चीज़ हो सकता है, या तो कोई चीज़ पानी में डालने पे डूब जाएगी या तो ऊपर तैरती रहेगी। यहाँ पे थर्ड केस कहाँ से आ गया, तो देखिए यहाँ पे फ्लोट भी करती है, सिंक भी कर जाती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट तैरती भी है, डूब भी जाती है। यहाँ पे थर्ड केस ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई सा एक मतलब क्या करता है, जब कुछ लोग किसी को मार वार के क्या करते हैं, तालाब में फेंक देते हैं यानी लाश। तो उसको जब तालाब में फेंक देते हैं तो एक समय क्या होता है, वो नीचे जाती है, क्या करती है, नीचे जाती है, लेकिन थोड़ा समय बाद क्या होता है, वो तैर के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, तैर के ऊपर आ जाना। अब देखिए जब हमारा जो बाइंड फोर्स है वो ज़्यादा हो और जो हमारा mg हो वो क्या हो, कम हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ना फ्लोट करेगी ना सिंक करेगी, राइज होगी। क्या होगी, राइज, यानी पहले वो डूबेगी थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा टाइम बाद वो ऊपर आएगी। पहले डूबेगी फिर ऊपर आएगी, यानी नीचे से कोई चीज़ ऊपर आना, नीचे से ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे आना, यानी ये राइज करना। क्या होगा, राइज करना। तो आप ये ध्यान रखना, आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी तो क्वेश्चन से आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनने हैं। अभी के लिए आप थियरी देखिए। तो देखिए अगर दोनों फोर्स बाइंड फोर्स mg जो है इक्वल होंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। अगर यहाँ पे जो जैसे देखिए अगर mg ज़्यादा, अगर नीचे की कोई भी चीज़ ज़्यादा तो वो नीचे डूब जाएगी, अगर दोनों बराबर तैरता रहेगा, अगर ऊपर की चीज़ ज़्यादा तो ऊपर आ जाएगा। बस ऐसे सिंपली एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप इसको याद कर लेना। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कुछ हार्ड हो। आप देखना अगर दोनों इक्वल हैं तो फ्लोट करेगा। अगर ये मान लीजिए ये mg ज़्यादा है तो आप जैसे मान लीजिए कोई ऊपर से खींच रहा है कोई नीचे से, जो ज़्यादा पहलवान होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा। अगर mg ज़्यादा होगा नीचे की तरफ खींच लेगा, क्योंकि mg हमारा हमेशा नीचे की तरफ लगती है। लेकिन जो जो मतलब mg मीन्स वेट होता है, मैंने हमेशा mg बोल रही हूँ। mg क्या होता है, हमारा वेट। तो वेट क्या होता है, जैसे मास तो होता है हमारा जो भी कंटेंट हमारे बॉडी में हो, लेकिन वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, इसी को हम क्या बोल देते हैं, वेट। तो फ्रेंड्स जो वेट है और जो बाइंड फोर्स है, अगर मान लीजिए हमारा वेट ज़्यादा होगा तो हम डूब जाएंगे, लेकिन अगर बाइंड फोर्स ज़्यादा लगेगा तो हम क्या हो जाएंगे, राइज कर जाएंगे। तो इसको आप याद रखना, सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पे हमको डिस्कस करना होगा फैक्टर अफेक्टिंग बाइंड फोर्स, यानी यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बाइंड फोर्स को इफेक्ट करते हैं। तो आप याद रखना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स इन लिक्विड। इमर्स मीन क्या होगा, जब भी किसी लिक्विड में कुछ डुबाया जाता है, इमर्स मीन डुबाना। तो जो मतलब जैसे मान लीजिए कंटेनर है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट जाएगा इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी आयतन क्या है, ये इस पर डिपेंड करती है। और एक हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड की डेंसिटी क्या है, इस पर भी डिपेंड करती है। तो इसको अभी हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास जो है
उस पर डिपेंड करती है, मास पे कभी भी ये डिपेंड नहीं करता। यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे नॉट डिपेंड, यहाँ पे वो उस पर डिपेंड नहीं करता बाइंड फोर्स। और जैसे मास पे डिपेंड कैसे, चाहे आप आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे वो उस पर वर्क नहीं करेगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो आप याद रखना वॉल्यूम ऑफ वहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हमको देखना होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो फ्रेंड जैसे हमको ये पता है, मैंने आपको बताया है, जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर। यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन तो हमको पता चल गया, डायरेक्शन क्या है, बाइंड फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, यानी अपवर्ड साइड। तो ये तो हमको डायरेक्शन पता चल गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड हमको निकालना, हमको इसकी मैग्नीट्यूड पता करना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है ये हमको पता करना, उसका मास क्या है, वेट क्या है, ये सब। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये किस तरह से फाइंड किया गया था। तो देखिए यहाँ पे एक जो है आर्किमिडीज नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर थे, वो क्या किए, यहाँ पे देखिए वो एक दिन अपने बाथ टब में जो है वो नहा रहे थे। तो क्या हुआ, यहाँ पे नहाते तो डेली रहे होंगे, लेकिन एक दिन इनका दिमाग घूम गया और ये देखें कि मतलब जब ये नहा रहे थे कुछ पानी जो है टब से बाहर आ गया। क्या हो गया, कुछ पानी जो है वो टब से बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही टब से पानी बाहर आया, इनका दिमाग घूमा, फिर ये क्या सोचे, इन्होंने एक वर्ड जो है बोला, क्या बोला, यूरेका यूरेका यूरेका। अब ये यूरेका क्या है, यूरेका मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जादू जादू जादू, इस तरह से। तो यूरेका मीन्स क्या होता है, मिरेकल, मिरेकल या फिर जादू। तो इन्होंने ये वर्ड बोला था, यानी मिरेकल। तो इस मतलब ये एक कहानी है, तो कहानी को आप इसको गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगी अभी के लिए। तो ये जो आर्किमिडीज थे, इन्होंने मतलब ये वर्ड बोला था यूरेका। और यहाँ पे मतलब जब वो देखें कि ये पानी जो है बाहर आ रहा, तो इनके दिमाग में हुआ है ये पानी क्यों बाहर आ रहा, कैसे आ रहा। तो इसके बारे में जब इन्होंने पूरी तरह से स्टडी की और जो अपना प्रिंसिपल दिया उसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इन्होंने ये बताया फ्रेंड्स कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, कि जब मान लीजिए कोई सा कंटेनर है, इसमें मतलब इसमें जो भी ऑब्जेक्ट जाएगा और इसमें जो पानी बाहर निकल के आएगा, जितना भी पानी उस कंटेनर से बाहर आएगा उसका आप क्या निकाल लीजिए, वेट निकाल लीजिए, यानी m/g, यही क्या हमारा वेट है। तो उन्होंने बोला जब भी किसी कंटेनर में कोई भी ऑब्जेक्ट हम डुबाते हैं, उसमें इमर्ज करते हैं, तो जो भी पानी कंटेनर से बाहर आएगा उसका आप वेट निकाल लीजिए। जितना वेट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बाइंड फोर्स। यानी जो भी पानी इस कंटेनर से डिस्प्लेस हो जाएगा आउटसाइड, वही हमारा क्या हो जाएगा, बाइंड फोर्स हो जाएगा। तो उन्होंने जो है बाइंड फोर्स का जो वेट निकालने का जो है टेक्निक बताई थी। तो अब देखिए यहाँ पे इनका प्रिंसिपल बोलता क्या है। तो आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, इनका स्टेटमेंट क्या था, एक बार देख लीजिए। अ बाइंड फोर्स, यानी अपवर्ड साइड में जो हमारा फोर्स लगेगा, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल, यानी बाइंड फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल है टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो भी फ्लूइड जो है जितना उसका वेट है जो डिस्प्लेस होता है, यानी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो भी कंटेनर से फ्लूइड जो है पानी कुछ भी हो, जितना वो डिस्प्लेस होगा उसका वेट जो है, और यहाँ पे बाइंड फोर्स जो है वो क्या है, इक्वल है बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट के। अब देखिए यहाँ पे एनी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल इन वेट टू ऑब्जेक्ट मास, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट उतनी ही पानी को डिस्प्लेस कर सकता है जितना उसका क्या है, मास है। यहाँ पे उन्होंने ये बोला एनी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वेट टू द ऑब्जेक्ट मास, उस मास का जितना भी वेट, उस ऑब्जेक्ट का जितना भी वेट होगा और वहां से जो पानी डिस्प्लेस होगा वो दोनों क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। एनी सबमर्ज ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू द ऑब्जेक्ट वॉल्यूम, यानी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना है उतना ही पानी वहां से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो आर्किमिडीज थे, आपको यहाँ से बस इतना याद रखना, और बाइंड फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी जितना भी लिक्विड जो है वो कंटेनर से बाहर आएगा और जो मतलब वही क्या हो जाएगा, बाइंड फोर्स के बराबर, वही इसका क्या हो जाएगा, बाइंड फोर्स हो जाएगा। यानी मान लीजिए कोई सा एक मान लीजिए कोई एक बाल्टी है, इसमें आप एक मग को डुबा दीजिए, तो अगर बाल्टी पूरी तरह से भरी रहेगी, जब मग को डुबाएंगे तो कुछ ना कुछ पानी बाहर गिरेगा ही गिरेगा। जितना पानी गिरेगा उसका आप मास इंटू ग्रेविटी निकाल लीजिए, यानी वेट निकाल लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, बाइंड फोर्स, यानी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो भी लिक्विड बाहर आया कंटेनर से वही क्या हो जाएगा, बाइंड फोर्स के बराबर, यही यानी वही बाइंड फोर्स की वैल्यू हो जाएगी उसकी।
अब देखिए यहाँ पे आर्किमिडीज जो है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, शिप डिजाइनिंग, इन सब जगह पे इनका यूज होता है। तो इसको आप याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ भी लिया जाए। तो हाइड्रोमीटर क्या है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है। लेक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करता है। शिप डिजाइनिंग आपको पता ही है, जो शिप डिजाइन करते हैं, जब शिप ऊपर की तरफ उठता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, बाइंड फोर्स वो एग्जर्ट करता है। अब यहाँ पे हमको रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी क्या होता है फ्रेंड्स, मास पर वॉल्यूम। क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है हमारा, डेंसिटी। डेंसिटी की हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। अब ये जो हमारा मास होता है उसका क्या हो जाएगा, केजी। वॉल्यूम क्या होता है, वी क्यूब, वी क्यूब नहीं मीटर क्यूब। यहाँ पे क्यों, वॉल्यूम की इक्वल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसलिए मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इस तरह से मीटर क्यूब हो जाता है। तो आप कभी भी यूनिट को रटिएगा नहीं, आपको ये जो है ये जो इसका फॉर्मूला है ये तो याद रहेगा। आप डायरेक्ट यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। मास क्या है, ये सॉरी केजी हो जाएगा, जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा इसका एसआई यूनिट डेंसिटी का। अब यहाँ पे इसकी कॉमन यूनिट हम क्या बोल सकते हैं, ग्राम पर ml या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप जो जनरल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ये सब होंगे, इसको आप स्पेशली याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमको डिस्कस करना है रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता है इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म कहीं पे दिख जाए तो घबराना नहीं, रिलेटिव डेंसिटी को ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अब देखिए ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता है ये क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में फ्लोट करेगी या फिर सिंक कर जाएगी या राइज करेगी या क्या करेगी, मतलब वो डूबेगी, तैरेगी, क्या करेगी, ये सब कौन डिसाइड करता है, रिलेटिव डेंसिटी। तो अब देखिए जो रिलेटिव डेंसिटी होता है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, इसको आप याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं है। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या है, तो वहाँ पे शून्य जहाँ दिखे, जीरो दिखे, उसी पे आप टिक करना। रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब देखिए ये जो मतलब यहाँ पे हमको डिसाइड तो करना है, कोई भी चीज़ सिंक करेगी, फ्लोट करेगी, क्या करेगी, तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे ये करेगा। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी जो होती है इसका फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस या फिर ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितने पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको आप याद रखना, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे ही हम यहाँ पे क्यों लेते हैं, यहाँ पे हम 100 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इसीलिए हम यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ सबस्टांस या ऑब्जेक्ट, तो इसको हम क्या लिख दिए, DO, और डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या लिख देंगे, DL, यल यानी लिक्विड, W भी आप लिख सकते हैं, जो भी मन हो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, DO अपॉन DL, यानी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी अपॉन लिक्विड यानी वाटर। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप बस ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, और कैसे बनेंगे ये तो मैं आपको क्वेश्चन कराते समय बता दूंगी। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, अभी हम इसको रिलेटिव डेंसिटी से तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको आप देखिए। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा, ये हमारे पास हो गया एक कंटेनर, यहाँ पर में क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर में क्या भरा है, पानी। तो ये कब सिंक करेगा, कब डूबेगा, कब क्या करेगा। तो देखिए अगर हमारा जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, लिक्विड है। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा होगा, डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी तो वो क्या कर जाएगा, वो सिंक कर जाएगा। ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी और लिक्विड की कम होगी तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल होगी तो ये जस्ट फ्लोट। जस्ट फ्लोट मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, ये ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से ये जस्ट फ्लोट ये हो सकता है। और सिंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे पानी है, यहाँ नीचे आ जाएगा। फ्लोट क्या हो जाएगा, ऐसे पानी ऐसे ऐसे करके। तो ये आप याद रखना। तो देखिए अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो दोनों का इक्वल होगा डेंसिटी, तो ये फ्लोट करेगा। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फ्लोट करेगी। क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो एक बार इसको ध्यान से सोचिए, ये हार्ड नहीं है, आप इसको हार्ड मत समझना,
बस एक बार विजुअलाइज करिए, मतलब एक बार इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर चलिए इसको एक तरह से ये समझ लीजिए, जैसे हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स पढ़े हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वो पानी पे फोर्स लगाएगा, पानी को डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या है, पानी के अंदर घुस जाएगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो ठीक है, मतलब फ्लोट करेगा, वो भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा वो भी। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा है तो पानी क्या करेगा, पानी उसको बोलेगा चल भाग यहाँ से, मतलब उसका पावर इस समय ज़्यादा है। मतलब यहाँ हम उसको पावर से नहीं रिलेट कर सकते, लेकिन आपको मैं इसको याद कराने के लिए बोल रही हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। तो लिक्विड है, लिक्विड क्या है, अभी उसके पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा पावर है, वो क्या बोलेगा ऑब्जेक्ट से चल भाग यहाँ से, उसको भगा देगा, यानी उसको ऊपर की तरफ उछाल देगा, भाग यहाँ से, पानी के अंदर, मतलब मेरे अंदर मत आ, तू भाग यहाँ से। यानी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब वो पानी के अंदर जा ही नहीं सकता, पानी की तो डेंसिटी ज़्यादा है, वो बोलेगा भाग यहाँ से। तो या फिर इसको आप इस तरह से रिलेट कर लीजिए, आपने डेड सी के बारे में सुना ही होगा, डेड सी के बारे में हर कोई जानता है। तो अगर आपको पता हो तो आप ये जानते हैं जो डेड सी होती है उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। डेंसिटी क्या है डेड सी की, ज़्यादा है। तो इसीलिए तो उसमें कोई भी जो है, इसका नाम तो डेड सी है। मुझे तो पहले ऐसा लगता था ना, डेड सी लगता है इसमें जो भी जाता होगा वो मर जाता होगा, डूब जाता होगा, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आता था। लेकिन अब तो पता है डेड सी मतलब ये है कि उस पर हर कोई फ्लोट करता, उसमें कोई डूबता ही नहीं है। तो फ्रेंड डेड सी की डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उस पर आप चल भी सकते हैं, कुछ भी करिए, उसमें आप डूबेंगे नहीं डेड सी में, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आप इससे रिलेट कर लीजिए, या फिर आप ऐसे ही याद रखिए, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा है और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर दोनों का इक्वल है तो जस्ट फ्लोट, यानी या फिर इसी फ्लोट को हम राइज भी नाम दे देंगे और इसको फ्लोट। और यहाँ पे अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है तो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। अब देखिए इसको रिलेटिव डेंसिटी से हमको कैसे हम यहाँ पे क्योंकि हमसे इस टर्म में भी पूछा जा सकता है, अगर रिलेटिव डेंसिटी मतलब, क्योंकि जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मान लीजिए वहाँ पे कभी 1 आएगा, कभी 1.1 आएगा, इस तरह से आएगा। तो देखिए अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। 1 से ग्रेटर बोल रहा, अगर 1.1 भी हो गया ना तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो सिंक कर जाएगा, यानी डूब जाएगा। तो ध्यान देना, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा है तो ये सिंक करेगा। अब आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी जो है 1 से ज़्यादा है, तो रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा कब आएगी, अगर ऑब्जेक्ट जो है, यानी जो ये वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर कम होगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। तो इसको आप याद रखना, इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे डायरेक्टली याद हो इस तरह से भी कर सकते हैं। और देखिए जैसे देखिए यहाँ पे एक वैल्यू मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ 3, यहाँ पे 2 ले लीजिए आप। तो आप यहाँ पे जो भी लेंगे क्या लेंगे, जैसे 2 1 2 करेंगे, फिर पॉइंट करेंगे, 5 करेंगे, इस तरह से करेंगे, यानी यहाँ 1.5, यानी 1 से ज़्यादा आ रही वैल्यू, यानी यहाँ पे क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा है, यानी रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा है, तो क्या कर रहा, सिंक कर रहा। इन दोनों को मैं रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से समझना। अब मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी 1 कब आएगा, जब यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जैसे मान लीजिए ऊपर भी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है और यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी रिलेटिव डेंसिटी 1 के इक्वल हो गया। और ये इक्वल कब हुआ, जब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी 2 है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी 2 है, यानी जब दोनों की डेंसिटी इक्वल है तब हमारा रिलेटिव डेंसिटी क्या रहा, इक्वल, 1 के इक्वल आ रहा, यानी जस्ट फ्लोट, इस तरह से। अब देखिए अब रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम कब आएगी, जैसे मान लीजिए ऊपर जो है आप 2 ले लीजिए, नीचे 3 ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट में ये चला जाएगा, 0.6 और इसके आगे भी जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम हो गया। और कब हुआ, जब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा हो गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो गया। तो इन दोनों को इस तरह से आप रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, आपको जैसे याद हो आप उस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्विमिंग इन सी इज इजियर देन स्विमिंग इन रिवर, व्हाई, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा कि तालाब में तैरना मुश्किल है जबकि सी में, यानी समुद्र में तैरना आसान है, ऐसा क्यों। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा सी होता है वहाँ वो कैसा होता है, वो सलाइन वाटर होता है। कैसा वाटर होता है, सलाइन, और सैलिनिटी की वजह से वो क्या होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है।
सी की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए उस पर अभी मैंने डेड सी भी बताया, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस पर हम फ्लोट करते हैं। लेकिन जो सी होता है वो डेड सी से उसकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन रिवर से क्या है, ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा है सी की, इसलिए हम उस पर आसानी से स्विम कर सकते हैं। लेकिन रिवर में क्या करते हैं, वहाँ पे हम ईजिली जो है स्विम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे स्विमिंग मुश्किल है। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन एक है हमारा, अ बॉडी, एक बॉडी है जो कि क्या है 2 मीटर क्यूब स्टील, मतलब बॉडी क्या है, स्टील है, और 2 मीटर क्यूब हैज मास 15,600 kg, फाइंड डेंसिटी। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, डेंसिटी। अब देखिए मैंने आपको बताया है, अगर आपको ये ना पता चले क्या दिया है क्या कैसे, तो आप वहाँ पे यूनिट देखा करिए। अब यहाँ पे मीटर क्यूब आ गया, तो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, तो आप समझ जाना ये क्या है, हमारा वॉल्यूम है। केजी आ गया, यानी ये हमारा क्या है, मास है। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है 15,600, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 2। अब यहाँ पे इसको जब हम कट कर देंगे तो 7,800 केजी पर मीटर क्यूब, मैंने आपको डेंसिटी का यूनिट बताया था, तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से ये हमारा आ गया डेंसिटी। देखिए दूसरा क्वेश्चन एक है इस तरह से, ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं बस ऐसे ही बता दी। वैसे ये इस तरह से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ 50 ग्राम, यहाँ पे ग्राम यानी मास, क्या हो गया यहाँ पे मास, हैज वॉल्यूम 20 cm क्यूब। अब यहाँ पे cm क्यूब, मैंने आपको जो एक और वहाँ पे यूनिट बताया था ग्राम पर cm क्यूब, यहाँ पे वो लगेगा। तो ये क्या हो गया वॉल्यूम, मीटर क्यूब हो या सेंटीमीटर क्यूब हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम। फाइंड विदर ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और मतलब फ्लोट ऑन वाटर और नॉट, यहाँ पे हमको बताना है जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो मास है वो दिया है 15 ग्राम, यहाँ 50 ग्राम, और जो इसका वॉल्यूम है वो दिया है 20 cm क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा या फिर वाटर में सिंक कर जाएगा, वो उस पर तैरेगा या फिर डूब जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट की क्या निकालेंगे, डेंसिटी। और मैंने आपको ये बता ही रखा है, अगर वाटर मतलब अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर से तो वो क्या करेगा, वो फ्लोट नहीं करेगा, डूब जाएगा। लेकिन अगर वाटर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, अगर वाटर की डेंसिटी कम होगी, ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी, तो वो फ्लोट नहीं करेगा। लेकिन अगर वाटर की ज़्यादा होगी तो फ्लोट करेगा। इस तरह से है हमको। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम 50/20 2.5 ग्राम पर cm क्यूब। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, मैं ये वहाँ पे नोट करना भूल गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसको याद रखना, ताकि जो भी हमारी वैल्यू आएगी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो भी आएगी उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो डेंसिटी है वाटर की वो कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है 2.5 ग्राम पर cm क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इसी से आप कंपेयर करेंगे क्योंकि ये भी हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा आ गई। तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी और लिक्विड की डेंसिटी कम होगी तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। तो यही हमसे पूछा था, फ्लोट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो फ्लोट नहीं करेगा, विल नॉट फ्लोट, यानी ऑब्जेक्ट विल सिंक, फ्लोट नहीं करेगा, सिंक कर जाएगा। और अगर यहाँ पे हमारी डेंसिटी लिक्विड की ज़्यादा होती तो वो फ्लोट करता। लेकिन हमारा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 2.5 और डेंसिटी ऑफ वाटर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो गया, यानी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोट नहीं करेगा, सिंक कर जाएगा। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, फाइंड डेंसिटी ऑफ सिल्वर, यानी हमको सिल्वर की डेंसिटी फाइंड करनी है और रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 10.8 दी है। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी इक्वल कितना क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर वाटर। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया ही नहीं यूनिट, तो यहाँ पे हम इसको ही ले लेते हैं। आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, केवल यूनिट यहाँ पे चेंज होगा। तो क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी 10.8 दी है और ये हमको ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है, और यहाँ पे वाटर की डेंसिटी ये हमको पता है क्योंकि इसको हम याद किए हैं, याद करना होगा। ये कभी कभी एग्जाम में मतलब दे भी देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं।
तो ये हमको याद रहना चाहिए। यहाँ पे 1000 हो गया, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.8 इंटू, अगर हम इस तरह से कोई भी चीज़ लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3, यानी 3 बार 0 है तो 10⁻3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सिल्वर, यानी ऑब्जेक्ट या फिर सिल्वर। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार मैं आपको हिंदी में भी बताती हूँ। प्लवन यानी फ्लोटेशन, प्लवन क्या हो जाएगा, फ्लोटेशन। तो देखिए, क्या आपने यह जानने का प्रयास किया कि वस्तु या पिंड को जल में आगे धकेलना कितना कठिन है? वही मैंने आपको बताया, जब भी कोई चीज़ डुबाएंगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, मतलब उसमें डुबाना कितना मुश्किल, वही बोल रहा। जब आप किसी पिंड को जल में से धकेलने का प्रयास करते हैं तो यह ऊर्ध्वगामी बल उत्पन्न करता है, यानी बायंट फोर्स, जो मैंने आपको बताया, ऊर्ध्वगामी बल यानी ऊपर की तरफ बल, जिसे हम उत्प्लावन के रूप में भी जानते हैं, यानी अपथ्रस्ट, जो कि उत्प्लावक बल होता है, यानी बायंट फोर्स होता है। जब आप स्विमिंग पूल में तैरते हैं तो आप इसी उत्प्लावक बल के कारण हल्का महसूस करते हैं। वही मैंने आपको बताया, अगर हम जो है तैरने की कोशिश करते हैं तो हमको ऐसे लगता है जैसे हमारी बॉडी हल्की हल्की सी फील कर रही, ऊपर की तरफ उठ रही, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बायंट फोर्स लगता है, यानी इसी बायंट फोर्स यानी उत्प्लावक बल के कारण ये हमको हल्का फील कराती है। अब यहाँ पे वही दिया, इसी उत्प्लावन का प्रयोग आर्किमिडीज सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे उत्प्लावन क्या हो जाएगा, जब कोई पिंड आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी तरल में निमज्जित होता, निमज्जित मीन्स उसमें डुबाया जाता है, तो उस पर एक ऊर्ध्वगामी बल कार्य करती है, यानी इस तरह से हमारा जो है जल में डुबाएंगे तो इसमें ऊपर की तरफ एक बल लगेगी, ये मतलब नीचे से वाटर एक बल लगाएगी जिसको हम ऊर्ध्वगामी बल कहते हैं, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, उत्प्लावक बल यानी बायंट फोर्स। तो इस ऊर्ध्वगामी बल को उत्प्लावक बल या उत्प्लावक या उत्प्लावन बल कहते हैं। इसे FB, वही मैंने बताया बायंट फोर्स है ना, बायंट फोर्स, लेकिन इसको हम BF नहीं लिखते, बायंट फोर्स को FB लिखते हैं इस तरह से। तो बायंट फोर्स इसको इस तरह से निरूपित किया जाता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन या फिर KGF, यानी किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम बल। अब देखिए यहाँ पे उत्प्लावकता क्या है, तो फ्रेंड्स उत्प्लावकता किसी तरल की वह क्षमता है जो उसमें निमज्जित पिंड पर ऊर्ध्वगामी बल आरोपित करता है, यानी उत्प्लावक बल क्या है, जो कि उसको ऊपर की तरफ उठाता है, और जो उसकी क्षमता है वही क्या हो जाएगी, उत्प्लावकता, यानी वो जो उसमें कैपेबिलिटी है, जो उसकी क्षमता है। जब हम किसी कार को पानी में धकेलते हैं तो हमारी उंगलियों पर निवल ऊर्ध्वगामी बल आरोपित होता है। हमारी उंगलियों पे ऐसे लगता है जैसे कुछ नीचे की तरफ से कोई धक्का दे रहा है, यानी वही होता हमारा उत्प्लावकता का गुण होता है उसमें। तो तरल की इस तरह गैसों में भी उत्प्लावकता गुण विद्यमान होता है, यानी ये केवल वाटर पे या तरल पे ही नहीं लागू होता, ये गैसेस में भी लागू होता है, अर्थात गैस में निमज्जित पिंड भी उत्क्षेप का अनुभव कराता है। अब यहाँ पे उदाहरण जैसे दिया है, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा उत्प्रेक्ष या उत्प्लावन बल के कारण ऊपर की तरफ उठता है। तो देखिए यहाँ पे गैस का भी एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे। अब देखिए, किसी पिंड के तरल में प्लवन करने या निमज्जन की स्थिति या शर्त, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा कि कोई भी पिंड कब जो है वो प्लवन करेगा, यानी कब वो तैरेगा, निमज्जन मीन्स कब वो डूबेगा। तो क्या है, यदि FB यानी बायंट फोर्स अगर ज़्यादा है वाटर से, बायंट फोर्स ज़्यादा है तो पिंड प्लवन करेगा यानी डूबेगा, अगर बायंट फोर्स कम है तो प्लवन करेगा यानी तैरेगा, और निमज्जित मीन्स डूब जाएगा। और अगर FB बराबर है उत्प्लावन बल के तो लंबवत रूप से ऊर्ध्वगामी बल आरोपित करता है। W यहाँ पे क्या है, पिंड का भार जो लंबवत रूप से अधोगामी आरोपित करता है। अच्छा, यहाँ पे ये जैसे एक कंडीशन दिया कि अगर FB ज़्यादा होगी यानी बायंट फोर्स ज़्यादा होगी या इक्वल होगी तो प्लवन करेगा यानी तैरेगा, अगर बायंट फोर्स यहाँ पे कम होगी तो डूब जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा कि FB है क्या, तो ये उत्प्लावक या उत्प्लावन बल है, और यहाँ W क्या है, पिंड का भार है जो लंबवत रूप से अधोगामी आरोपित करता है। तो कोई पिंड प्लवन कैसे करता है, FB यानी उसका बायंट फोर्स जो है ज़्यादा होने पर, यानी उस पिंड का जो है पिंड का वेट, कोई पिंड प्लवन कैसे करता है, यानी वो
तैरता है कैसे, तो वहां पे उसकी बाइंड फोर्स क्या होती है, ज्यादा होती है उसके वेट से। तो कोई पिंड तरल या द्रव के अंदर केवल उतना ही भाग प्लवन करेगा जितना उत्प्रेक्ष या उत्प्लावन पिंड के भार के बराबर होगा। यानी वही जो मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब पानी में डालेंगे तो वहां से जो भी वाटर बाहर गिरेगा वो इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा। अब देखिए उत्प्लावन का प्रभाव जो है, मतलब किसी द्रव में निमज्जित वस्तु का भार उत्प्लावन या उत्प्रेक्ष के कारण उसके वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। ये तो बता ही दिया कि ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, इसलिए द्रव में निमज्जित पिंड यानी द्रव क्या हो गया, वाटर, उसमें डूबा हुआ पिंड का आयतन जितना अधिक होगा उत्प्लावन उतना ही अधिक होगा। यानी जितना ही आयतन वाला पिंड उसमें डालेंगे उसका उत्प्लावन, उसमें फोर्स भी उतनी ही लगेगी, उसमें बाइंड फोर्स भी उतना ही लगेगा। जितना ज़्यादा पिंड का आयतन होगा उतना ही ज़्यादा उस पर उत्प्लावन बल भी लगेगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। द्रव का घनत्व तो जितना अधिक होगा उत्प्लावन उतना ही अधिक होगा। तो वाटर की डेंसिटी यानी द्रव का घनत्व जितना ज़्यादा होगा उस पर वो उतना ही ज़्यादा उत्प्लावन बल उस पर लगा सकेगा। उत्प्लावन पिंड पर विस्थापित द्रव के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में ऊर्ध्वगामी दिशा में आरोपित होता है, जिसे उत्प्लावकता केंद्र कहा जाता है। उत्प्लावन पिंड पर विस्थापित द्रव के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में ऊर्ध्वगामी दिशा में आरोपित होता है, जिसे उत्प्लावकता केंद्र। अच्छा, ये कभी कभी पूछ सकते हैं कि अगर वो तैर रहा तो उस पर कौन सा, मतलब वो फोर्स लगता कहाँ पे है, तो उत्प्लावकता केंद्र यानी बाइंड फोर्स के केंद्र में। उत्प्लावकता को प्रभावित करने वाले कारक, तो किसी द्रव के कारण किसी पिंड पर उत्प्लावन का परिमाण किस पे निर्भर करता है, तरल में निमज्जित पिंड का आयतन या फिर तरल का घनत्व जिसमें पिंड निमज्जित है। तो मैंने आपको ये दोनों बताए थे, ये कौन सा इसमें फैक्टर इसको अफेक्ट करता है। तो मतलब जो भी पिंड है, जो ही वाटर में डुबाया गया उसका आयतन कितना है, जो तरल का घनत्व है जिसमें पिंड निमज्जित है उस पर भी ये निर्भर करता है। तो उत्प्लावन का परिमाण क्या हो जाएगा, यानी बाइंड फोर्स, तरल में निमज्जित पिंड का आयतन इंटू उस तरल का घनत्व, यानी उस तरल का घनत्व कितना है और तरल में जो पिंड है उसका आयतन कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम बाइंड फोर्स यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमको नहीं पढ़ना है, इसको फ्रेंड्स आप याद रखना, ये नहीं पढ़ना, ये तो बस उसका गणितीय प्रमाण दिया है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी वही है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई पिंड आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से तरल में डुबाई जाती है तो उसमें उत्प्लावकता का अनुभव होता है, यानी हल्का फील होता है, उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इसका अनुप्रयोग क्या क्या है, जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में, हाइड्रोमीटर जिससे द्रव के घनत्व को मापा जाता है उसमें आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग होता है। अब यहाँ से घनत्व भी मैंने आपको बताया, घनत्व इक्वल क्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और इसका एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। और आपेक्षिक घनत्व क्या है, रिलेटिव डेंसिटी इसी को हम बोलते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी पदार्थ के घनत्व का 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात होता है। इसे किसी पदार्थ के द्रव्यमान के अनुपात के रूप में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के बराबर मात्रा के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। और यहाँ पे देखिए आरडी यानी रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। यहाँ पे आरडी यानी रिलेटिव डेंसिटी क्या है, वायु में पिंड का भार बटे वायु में पिंड का भार माइनस जल में पिंड का भार। तो इसको आप फार्मूला याद रख लेना। और देखिए हाइड्रोमीटर में आपको कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना, हाइड्रोमीटर क्या है, एक ऐसा घनत्व है जो कि आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक ऐसा उपकरण है जो कि आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए यूज किया जाता है। ये सब यहाँ पे लैक्टोमीटर भी पढ़ लेना। लैक्टोमीटर क्या है, दूध के शुद्धता को परीक्षण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो और यहाँ पे ये कहानी मत पढ़ना। एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर में भी, मतलब ये कहाँ कहाँ पे ये प्रिंसिपल यूज होता है ये बता रहा। तो इसको एक लाइन का पढ़ लेना। प्लवन का सिद्धांत,
तो फ्रेंड्स ये सब वही कहानी है जो मैंने सारा कुछ बता दिया, तो इसको आप पढ़ लेना। यहाँ पे कुछ भी जो है देखिए इसको नहीं पढ़ना है। और यहाँ से ये देख लें, लोहे के जहाज का प्लवन, मानव का प्लवन, पनडुब्बी का प्लवन, हिमशैल का प्लवन, मछली का प्लवन, इन ये सब जो है प्लवन सिद्धांत के अनुप्रयोग है। यानी जो भी चीज़ पानी में तैरती है, जैसे लोहे का जहाज जो है वो पानी पे तैरता है, इतना भयंकर होता है, इतना वजनदार। मानव यानी मनुष्य जो है तैरता है, पनडुब्बी तैरती है, हिमखंड तैरते हैं, मछली तैरती है, इन सब के पीछे प्लवन सिद्धांत का जो है हाथ होता है। और गुब्बारों का उत्प्रवण क्या है, यानी गुब्बारों का ऊपर उठना, ये इसके भी पीछे बायोंसी का ही हाथ होता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी फर्स्ट।